ठीक है। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो हमारे माइक्रोब्स, हाँ यस आयुष, सॉरी आकृति, टोडी भी होता है। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो साउथ इंडिया के अंदर यूज किया जाता है, पाल्म ट्री से वो निकलता है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था, आपका चीज बता दिया मैंने आप लोगों को। और आपका डो बनाने के लिए डोसा का डो, आपका इडली का डो हो गया, ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज किया जाता है उनमें हम कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं। फिर अल्कोहल्स बनाने के लिए ब्रीवर्स ईस्ट का यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पहले हम लोगों ने ये देखा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करता है। कुछ माइक्रोब्स आपके अपने अंदर से एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है, जैसे कि लाइपेज एंजाइम हो गया, प्रोटीएज हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ये वाले एंजाइम्स भी हमारी किसी ना किसी वे में हेल्प करते हैं। फिर ऐसे ही हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोगों ने देखा कि जो लार्ज अमाउंट में इतना ज्यादा सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है आज के टाइम में सिटीज से, विलेजेस से, तो इस सीवेज को हम वाटर बॉडीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट कराता है, उसको मोर पॉल्यूटेड से लेस पॉल्यूटेड बनाता है। मोर पॉल्यूटेड का मतलब मोर उसका बीओडी होगा, तो इसका मतलब हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करना है, सीवेज का जो वाटर है उसका बीओडी हाई है, बीओडी को लेस करना है। जब तक उसका बीओडी लेस नहीं हो जाएगा, बहुत कम नहीं हो जाएगा, तब तक हमें उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए दो मेथड्स हम लोगों ने यूज किए, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैंने कराया था वहां पे फिल्ट्रेशन, सेकेंड मेथड में हमने कराया था सेडिमेंटेशन। फिर जो नीचे उसका सेडिमेंट बच जाता है उसको तो निकाल के अलग फेंक देते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को फिर हम लोग लेके गए थे एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक से सेटलिंग टैंक में, और फिर यहीं से हमारा पूरा का पूरा सीवेज को हमने क्या किया था, लेस पॉल्यूटेड बनाया था, और फिर उसको लेस पॉल्यूटेड बना के उसको वाटर बॉडीज के अंदर थ्रू आउट करा दिया था, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करा दिया था। तो यहाँ तक हम माइक्रोब्स का यूज देख रहे थे कि हम माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, या हमारी डेली लाइफ में माइक्रोब्स कैसे कैसे इन्वॉल्व है। अब आया समझ में सनाया? यस मैम। ओके, चलो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को आज पढ़ना है बच्चों कि माइक्रोब्स को बायोगैस प्रोडक्शन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से माइक्रोब्स हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि बायोगैस क्या होता है, एनी आइडिया व्हाट इज बायोगैस? मीथेन। मैम मीथेन होता मैम है, जिस गैसेस को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बता रही थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपकी कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी, वहां पे भी आपका CH4 प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, और H2S प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके बायोगैस की, तो बायोगैस में आप लोगों को याद रखना है CH4 प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, और H2 प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हमारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और बायोगैस में भी हमारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस हमेशा कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी भी चीज का फर्मेंटेशन हम लोग कराते हैं। फर्मेंटेशन में आप लोगों की CO2 भी प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ साथ आपकी मीथेन। और मीथेन को प्रोड्यूस कौन कराते हैं, हमारे बैक्टीरियाज कराते हैं। कौन से बैक्टीरिया? एन एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एनएरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बायोगैस क्या है? बायोगैस एक इनफ्लामेबल गैसेस का मिक्सचर है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है आपकी मीथेन, जो प्रोड्यूस होती है कैसे? माइक्रोब्स की एक्टिविटी के थ्रू, जब हमारे माइक्रोब्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इसी CH4 को हम लोग फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं मिथेनो बैक्टीरियम या फिर मिथेनोजन्स। और अब हमें पता है कि ये मिथेनोजन्स जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं, उन कैटल्स के ह्यूमन में भी रहते हैं, नहीं रहते हैं कैटल? Yes, ma'am. अच्छा, जो कैटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या खाते हैं? मैम ग्रास। ग्रास खाते हैं।
और ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज। है ना। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज खा रहे हैं। अभी इतना ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज खाते हैं कि वो पूरा का पूरा सेलुलोज इनका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेलुलोज उनके एक्सक्रीटा में प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? यस। अब इसका मतलब जो कैटल का एक्सक्रीटा है वो कैसा एनरिच्ड है? सेल्यूलोज एनरिच्ड है। कैटल का जो एक्सक्रीटा है वो सेल्यूलोज एनरिच्ड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मिथानोजन्स को डालेंगे कैटल के एक्सक्रीटा पे, और वो मिथानोजन्स क्या करेंगे? इस सेलुलोज के ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इससे प्रोड्यूस कराएंगे मीथेन गैस। अब हमें पता है जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं उनके ह्यूमन में भी हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज खा रहे हैं। अब हमारे कैटल्स की बॉडी के अंदर भी कुछ मिथानोजन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके सेलुलोजिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करा के CO2 और H2O का फॉर्मेशन कराते हैं। सिर्फ आपको देखो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस पार्ट से आएगा। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बायोगैस के अंदर प्रेजेंट होता है। बायोगैस होता है CH4, CO2 एंड H2। बायोगैस प्रोड्यूस कराने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथानोबैक्टीरियम। और कैटल के ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्या? आपके मिथानोजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो कैटल सेलुलोज खाता है उस सेलुलोज को CH4, CO2, H2 इनके अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से बनता है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IARI और KVIC? यहां से बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। लिखो इन पॉइंट को बच्चों। ये दो ऐसी कमिटीज हैं दैट डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस, जिन्होंने बायोगैस की टेक्नोलॉजी को डेवलप कराया इंडिया के अंदर। तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। IARI और KVIC याद रहेंगे दोनों की फुल फॉर्म्स, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। डन? यस मैम। चलो अब इसके बाद आते हैं कि आखिरकार बायोगैस, अच्छा बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? बायोगैस एंड गोबर गैस प्रोडक्शन में, बायोगैस का मतलब तो बच्चों ये होता है कि अगर हम लोग बायोगैस बनवा रहे हैं तो बायोगैस में हम CH4 का यूज कर रहे हैं। CH4 से हम लोग गैस बनवा रहे हैं। और गोबर गैस में क्या किया जाता है? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कैटल डंग या फिर कैटल का एक्सक्रीटा यूज करते हैं। और कैटल के एक्सक्रीटा के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज। सेलुलोज को आपका एनारोबिक उसके अंदर रेस्पिरेशन करा के उसका पूरा फर्मेंटेशन कराया जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बायोगैस या फिर गोबर गैस प्रोडक्शन। अब इसका मेन रॉ मटेरियल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मेन रॉ मटेरियल क्या है? कैटल डंग विच इज कॉल्ड एज गोबर, विच इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं? मिथानोजन्स या फिर मिथानोबैक्टीरियम। अब जो बायोगैस के जो पूरा का पूरा प्लांट लगाया जाता है तो बायोगैस प्लांट में एक बड़ा सा टैंक होता है ऐसे। इस टैंक का साइज होता है 10 से 15 फीट डीप। साइज आप लोगों से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अब इसके अंदर क्या लगाया जाता है? इसके ऊपर ना एक ऐसे कवर लगा दिया जाता है, ये कवर, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसे साइड में एक कंटेनर अटैच करा देंगे इससे, जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे कैटल डंग। ये इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ से कैटल डंग। अब ये कैटल डंग यहाँ से ऐड हो रहा है और यहाँ पे आपके ऊपर से ऐड करा रहे हो आप लोग मिथानोजन्स। इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट भी है या फिर आप खुद से भी मिथानोजन्स यहाँ पे डाल सकते हो। अब मिथानोजन्स क्या करेंगे? कैटल डंग के अंदर जितना भी सेलुलोज है उस सेलुलोज को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कराएंगे। और ब्रेक डाउन जब वो कराएंगे तो आपकी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, CH4 प्रोड्यूस होगा और आपका H2 गैस प्रोड्यूस होगी। और इन्हीं को यूज किया जाता है एज अ बायोगैस। किसके लिए? आपका कुकिंग के लिए यूज किया जाता है इन्हीं गैसेस को।
या फिर लाइटनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब देखो क्या लिखता है, इसके ऊपर जो मैंने बताया ना कवर प्रेजेंट होता है, इसको बोलता है आपका फ्लोटिंग कवर। अभी फ्लोटिंग कवर का काम क्या होता है बच्चों, इस फ्लोटिंग कवर का जैसे ही आपका इस टैंक के अंदर गैस बननी स्टार्ट होगी तो ये फ्लोटिंग कवर का लेवल राइज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है जैसे इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगी। एंड जैसे ही ऊपर की साइड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक आपका ट्यूब ओपन हो जाएगी और वो गैस सारी की सारी पास ऑन हो जाएगी। एक अलग से हम साइड में आउटलेट बना देंगे जिसमें सारी की सारी गैसेस को इकट्ठा करेंगे, फिर वही गैसेस को आसपास के हाउसेज में या फिर जो भी कंटेनर है उन कंटेनर्स के अंदर फिल करके सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने कैटल डंग लिया, कैटल डंग प्लस वाटर, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लिया जाता है ताकि इसको कैटल डंग को इजीली डाइजेस्ट करा पाए यहाँ पे। और कैटल डंग प्लस वाटर को ही हम बोलते हैं आपका स्लरी। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज स्लरी, स्लरी आप लिखोगे कैटल डंग प्लस वाटर इज नोन एज स्लरी। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में कैटल डंग और स्लरी। अब इसके बाद क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, डाइजेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिथानोजन। अब कुछ कैटल डंग ऐसा भी हो सकता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाए, रहेगा ना, तो उस अनडाइजेस्टेड को भी हम अलग से एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे और इसको अनडाइजेस्टेड कैटल डंग को या फिर अनडाइजेस्टेड स्लरी को हम यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप्स वगैरह में। तो जो क्रॉप्स में मेनली फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं वो यहीं से बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट से निकाले जाता है। तो बायोगैस में सिर्फ क्या याद रखना है, एक बड़े साइज का टैंक होता है जिसको हम कॉन्क्रीट टैंक बोलते हैं, 10 से 15 फीट का होता है। उसके अंदर हम कैटल डंग या फिर बायो वेस्ट डालते हैं, उसके अंदर वाटर ऐड करके और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं। जैसे ही उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगी तो फ्लोटिंग कवर का लेवल राइज हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो मिथानोबैक्टीरियम होता है आपके काउ डंग के अंदर, वो बायोगैस बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर इन्हीं बायोगैस को एक अलग से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और आसपास के हाउसेस में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड कैटल डंग रह जाता है या फिर अनडाइजेस्टेड स्लरी रह जाती है उसको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर लिया जाता है। और बायोगैस का यूज कुकिंग और लाइटनिंग में आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम्स में आ सकता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है थियोरेटिकल में ये। तो लिख सकते हो इन पॉइंट्स को, मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस करा रहे हैं हम लोग बायोगैस को। यस मैम। चलो इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब ये तो था हमारा कि माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रोब भी तो यूज कर रहे थे ना मिथानोजन, वहां पे मिथानोजन हमें क्या बना, एक फूड बनाने का सोर्स प्रोवाइड, मतलब एक फ्यूल वाला सोर्स हमें प्रोवाइड करा रहा था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ते हैं कि बायोगैस इसको सॉरी माइक्रोब्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं बच्चों, बायो कंट्रोल एजेंट याद है, बायो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, हम अपनी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे थे, कहीं पे बना रहे थे नहीं बना रहे थे। यस और मैम। पेस्ट रेजिस्टेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे कि कोई फार्मर है वो अपनी क्रॉप के ऊपर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना चाहता, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वो बीटी कॉटन वाला था, उसी कंसेप्ट को एक बार समझो। बीटी कॉटन पे क्या था, हमारा कॉटन बॉलवॉर्म आ रहा था और हमारी कॉटन की प्लांट की बॉल को खा जा रहा था। हमने क्या किया, उसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस कराया, किसका, बैसिलस thuringiensis के अंदर से क्राई जीन को निकाला और उसके अंदर डाल दिया, वो तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मतलब आज के टाइम में भी ये टेक्निक अप्लाई की जाती है, जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को लिया जाएगा और उस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है ना क्राई प्रोटीन, उस क्राई प्रोटीन को मार्केट में बेचा जाता है। क्राई प्रोटीन को सिंथेसाइज करा के उसको मार्केट में बेचा जाता है। फिर कोई भी फार्मर है तो मार्केट से क्राई प्रोटीन को खरीदेगा, उस क्राई प्रोटीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेगा और अपने सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करा देगा। जैसे हम लोग मच्छर उससे मॉस्किटोज मच्छर इन सब से बचने के लिए ओडोमॉस का यूज करते हैं ना, नहीं करते हैं, तो हम अपनी बॉडी के अंदर ओडोमॉस नहीं डालते ना, या ओडोमॉस का कोई जीन तो नहीं डालते ना, बॉडी के ऊपर ओडोमॉस लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम बैसिलस thuringiensis को एक कवरिंग की तरह यूज करेंगे सिर्फ, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम उसको बायो कंट्रोल एजेंट्स की जैसे यूज कर रहे हैं, जीन ना डाल के प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डाल दिया जाए।
आया कुछ कुछ समझ में? अब इसके अलावा ऐसे ही हमारे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनका ये कंसेप्ट था, मेन उनका अप्रोच ये था कि वो अपनी क्रॉप्स के ऊपर कोई केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी। ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और प्लांट्स को भी पॉल्यूट करता है। अगर हम कोई वेडिसाइड्स यूज करते हैं तो वेडिसाइड्स हमारे वीड्स को रिमूव कर देता है और सॉइल को भी पॉल्यूट कर देता है। तो इसके लिए हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी स्टार्ट की कि हम लोग आज से ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है? कीपिंग पेस्ट at manageable level by the complex system of checks and balance within the ecosystem instead of their complete eradication। अब देखो, सपोज करो मेरे आसपास में क्या है, बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट नंबर 1, इंसेक्ट नंबर 2 या ABCD ऐसे बोल लो। अब उन इंसेक्ट्स में से सिर्फ इंसेक्ट नंबर 3 है जो मुझको सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। ठीक है, इंसेक्ट नंबर 3 है जो मुझको सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। अब मैं अपने आसपास इंसेक्टिसाइड्स डालूंगी तो वो इंसेक्टिसाइड्स जो मुझे हार्म कर रहा है उसको तो किल करेगा ही करेगा। उसके अलावा जितने और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो मुझे हार्म नहीं कर रहे उनको भी तो किल करेगा, नहीं करेगा? यस मैम। करेगा ना। तो इसको बोलते हैं, मतलब अगर मैंने कोई इंसेक्टिसाइड डाला जो हर एक टाइप के इंसेक्ट्स पे काम करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स भी होता है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी भी पेस्ट को, पेस्ट का मतलब होता है कोई भी इंसेक्ट है आपका, यहाँ पे कोई भी मॉस्किटो है, मैं उसको कंप्लीटली किल नहीं कराऊंगी कि मतलब उसके जितने भी स्पीसीज है मैं सबको ही किल करा दूंगी। मैं सिर्फ उसको क्या करूंगी, उसका एक लेवल को मेंटेन करूंगी, उसके सिर्फ लेवल को मेंटेन करूंगी, उसको कंप्लीटली इरेडिकेशन नहीं कराएंगे उसका। ऑर्गेनिक फार्मर्स इस अप्रोच को यूज करते हैं कि उनकी प्लांट को, उनकी कॉटन प्लांट है, उनकी कॉटन प्लांट को कॉटन बॉलवर्म फिनिश खा रहे हैं तो कॉटन बॉलवर्म को ये नहीं कि पूरी तरीके से फिनिश करा देंगे, सिर्फ उनके लेवल को मेंटेन करेंगे कि वो उनका लेवल सपोज करो पहले 100% तो 100% है वो उसको 60% करा देंगे। इसीलिए अब देखो पॉइंट फिर से पढ़ के देखो, कीपिंग पेस्ट, जो भी आपका पेस्ट है आपकी क्रॉप को हार्म कर रहा है उसको एक आप मैनेजेबल लेवल तक लेके आओगे बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। उनकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में चेक रखना या फिर कोई बैलेंस बनाना विद इन द इकोसिस्टम। क्योंकि अब कोई भी पेस्ट है आपको हार्म कर रहा है लेकिन हो सकता है वो आपके इकोसिस्टम में किसी और चीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना। यस मैम। तो इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो बिना अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रही हूँ जो उसको पूरी तरीके से फिनिश कर देगा तो हमारे तो उस इंसेक्ट की स्पीसीज ही खत्म हो जाएंगी ना फिर, कि कोई भी स्पीसीज नहीं बचेगी। तो अगर कोई भी स्पीसीज को हम फिनिश करते तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे अपने इकोसिस्टम को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करूंगी, उसका कंप्लीट इरेडिकेशन कराने की जगह मैं उसके लेवल को मेंटेन करा दूंगी बस। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट इज अनडिजायरेबल, ये एक अनडिजायरेबल अप्रोच है। सो विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड ऑन देम, मतलब हो सकता है कि कुछ प्रेडेटर्स है जो उन्हीं इंसेक्ट्स को खा के क्या रहते हो, जिंदा रहते हो, सर्वाइव कर रहे हो, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैंने एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को किल किया विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब जो प्रेडेटर्स, जो उससे बड़े वाले इंसेक्ट्स उन छोटे वाले इंसेक्ट्स को किल कर रहे थे, खा रहे थे उनका एज अ फूड, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने उनका फूड का सोर्स ही हटा दिया है। तो ऐसे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि हम लोग फूड चेन में पढ़ते हैं कि अगर फूड चेन में जैसे हमारे ग्रासेस हैं, ग्रासेस को रैबिट खा रहा है, और रैबिट को कौन खा सकता है? स्नेक ना। यस मैम। तो अगर मैंने क्या किया, अपने इकोसिस्टम से सारे रैबिट हटा दिए तो स्नेक्स तो ऑलमोस्ट खुद से ही हट जाएंगे, सब स्नेक्स की खुद से डेथ हो जाएगी। तो मैं पूरी फूड चेन डिस्टर्ब ना करके उसका बस अमाउंट कम कराऊंगी कि रैबिट्स का मैं अमाउंट कम करा दूं ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। बायो कंट्रोल एजेंट रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये पॉइंट तो क्लियर है। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बच्चों
ये थियोरेटिकल में ही आएगा क्वेश्चन आपका, नीट में इतना ज्यादा नहीं आता है ये। तो तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, कभी भी कंप्लीट इरेडिएशन नहीं कराएंगे। क्यों कंप्लीट इरेडिएशन नहीं कराएंगे? क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। हो सकता है जिस पेस्ट को हम किल करा रहे हैं हार्मफुल समझ के, वो किसी और दूसरे प्रेडेटर के लिए या किसी और दूसरे क्रॉप के लिए क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे फॉलोइंग आर सम ऑफ द अप्रोचेस फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए कुछ और अप्रोचेस हैं, जैसे कि फैमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म इनहेबिटिंग द फील्ड, या फिर गेन नॉलेज अबाउट द लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट ऑफ प्रेडेटर एंड पेस्ट। इसका मतलब बायोलॉजिकल फार्मिंग में ये बोल रहे हैं कि जिस भी इंसेक्ट को आप किल करा रहे हो उस इंसेक्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो अगर आपकी क्रॉप को खा रहा है तो किस वे में खा रहा है आपकी क्रॉप को, उनके ऊपर कौन से प्रेडेटर्स डिपेंडेंट हैं, उसकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो। क्लियर है? माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज कर रहे हैं। बायो कंट्रोल मतलब हमें क्या करना है, प्लांट की डिसीज को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम लोगों को अपनी क्रॉप्स को इंसेक्ट से, पेस्ट से, इन सब चीजों से बचाना है। अब आते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स के। सबसे पहला एग्जांपल है मेरा लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या होता है, एक बीटल होती है जो आपकी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे, अगेंस्ट एफिड्स। एफिड्स का मतलब होता है बच्चों इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से बचाती है आपकी क्रॉप्स को। नेक्स्ट आपकी बायो कंट्रोल एजेंट में आता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आपकी क्रॉप्स को मॉस्किटोज से बचाता है। और बैसिलस यूरिनजेनेसिस तो आपको पता ही है, पेस्ट से बचाता है। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ट्राइकोडर्मा आपकी रूट, प्लांट की रूट्स के अंदर रहता है और रूट्स के ऊपर कोई पैथोजन आके उनको इन्फेक्ट ना कर पाए, उससे ये हेल्प करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट आता है आपका बैक्यूलो वायरस। अब यहाँ पे देखो वर्ड आ गया है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड है मतलब इंसेक्ट्स को किल करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को किल करेगा। नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स मतलब जिसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर कोई हार्म नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को किल करेगा। और ये किसका जीनस है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। और इसी बैक्यूलो वायरस को हम गुड या फिर बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। क्यों इसको बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं, अब इसका आंसर आप लोगों के पास है, बिकॉज ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, एक पर्टिकुलर टारगेट पे वर्क करता है। ये नहीं कि हमने इंसेक्टिसाइड डाला, जितने भी इंसेक्ट्स थे सबके सभी वहां पे डेथ हो गई। ये वाला पॉइंट बताओ मैम। लेवल कैसे बेटा, लेवल कंट्रोल करने का मतलब होता है साहिबा कि एक पर्टिकुलर टाइप, मतलब सपोज करो अभी लेवल मेरे पास 100 था, अब मैंने वहां पे क्या किया, 100 से 60 करा दिया, तो लेवल कंट्रोल हो गया ना। सारी स्पीसीज को किल नहीं किया, बस स्पीसीज का अमाउंट कम करा दिया। जहां आपकी क्रॉप 50% वो लोग खा रहे थे तो 50% से डिक्रीज होकर 20% पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ना वहां पे। हाँ यस आकृति, यू आर राइट। इनका बर्ड्स पे और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स या किसी और चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक स्पीसीज स्पेसिफिक ये लोग होता है। तो याद रखने बच्चों, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस यूरिनजेनेसिस, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बहुत इंपॉर्टेंट 5 बायो कंट्रोल एजेंट्स है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज आता है बच्चों, व्हाट इज आईपीएम। आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये आईपीएम क्या था, ये आईपीएम एक टाइप से ऐसे समझ लो कि एक टाइप की अप्रोच है। अप्रोच से क्या समझते हो, अप्रोच का मतलब होता है एक नया स्टार्ट करना किसी चीज को। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बैक्यूलो वायरस बताया, तो पहले क्या था कि लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे थे अपने प्लांट्स के ऊपर। अब वो इंसेक्टिसाइड हर एक टाइप के इंसेक्ट्स को किल कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे फार्मर्स के माइंड में ये चीज आया कि सभी टाइप के इंसेक्ट्स तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ बेनिफिशियल भी थे। तो इसी सोच को इन्होंने एक नाम दे दिया, एक पूरी की पूरी टीम बना दी जिसको हमने बोला आईपीएम। ये आईपीएम एक टाइप से एक नया स्टार्टिंग थी, एक नया प्रोसेस था जिसके अंदर सारे के सारे नैरो स्पेक्ट्रम बायोकेमिकल या बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज किया जाने लगा। एक ऐसा अप्रोच जब हम लोगों ने ये सोचा कि हमें सारे टाइप के इंसेक्ट्स को किल नहीं करना है, सिर्फ एक टाइप के इंसेक्ट्स को किल करना है, उस अप्रोच को बोलते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करना। तो आईपीएम की फुल फॉर्म आ सकती है, ये कैसी अप्रोच थी ये पूछा जा सकता है। लिख सकते हो कैसी अप्रोच है जब हम नैरो स्पेक्ट्रम पे आ गए थे ब्रॉड से।
डन बच्चों? मैम नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स? नैरो का मतलब होता है स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी हमारे पास क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 35 के 35 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ सेम टॉपिक, तो मैं एक ब्रॉड लेक्चर डिलीवरी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, स्पेसिफिक एक आकृति स्टूडेंट को लूँ और उसको बैठा के पढ़ाने लग जाऊँ एक अलग से क्लास में, तो नैरो स्पेक्ट्रम हो गया ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे मैं वर्क कर रही हूँ। अभी मैं सभी स्टूडेंट्स पे ग्रुप में वर्क कर रही हूँ। ऐसे ही हमारा इंसेक्ट है, आपके पास 10 टाइप के इंसेक्ट्स हैं, आपने उन सबके ऊपर इंसेक्टिसाइड डाला तो 10 के 10 टाइप के इंसेक्ट्स की डेथ हो गई, 10 के 10 टाइप के इंसेक्ट्स की डेथ हो गई। लेकिन आपने एक ऐसा इंसेक्टिसाइड डाला, उन 10 से सिर्फ एक इंसेक्ट की डेथ हुई, तो उस इंसेक्टिसाइड को मैं बोल दूंगी नैरो स्पेक्ट्रम, जो कम रेंज पे वर्क करता है, कम इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का अफेक्ट करेगा। नैरो और ब्रॉड टर्म से ही समझ लेना, नैरो का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स पे वर्क करेगा, ब्रॉड का मतलब हर किसी के लिए काम करेगा। क्लियर? Yes, ma'am. चलो, तो यही मैंने आप लोगों को, देखो अभी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है बायो कंट्रोल के कुछ एजेंट्स, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है लेडी बर्ड, बता दिया मैंने आप लोगों को, ड्रैगन फ्लाई समझा दिया है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बता दिया है, ट्राइकोडर्मा भी बता दिया है कि ये रूट के अंदर रहता है, जो आपके रूट्स को बचाता है किसी पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन से। बैक्यूलो वायरस बता दिया कि इसका जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, स्पीसीज स्पेसिफिक है। आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बता दिया, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हम बचाते हैं और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता अदर प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स के ऊपर। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं। अब फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स हम अपनी सॉइल के अंदर डालते हैं सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना। Yes, ma'am. अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग ना अपनी फार्मिंग में हम केमिकल्स का यूज ना करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स का यूज करें जो माइक्रोब्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका यूज करे और वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। अब इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स में हम 3 टाइप के माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। पहला माइकोराइजा, सेकंड वन इज बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। तीनों का काम समझो। माइकोराइजा आपकी सॉइल को फॉस्फोरस एनरिच बनाएगा, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की अमाउंट को बढ़ाएगा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगा। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या होता है? Fungi. एसोसिएशन होता है जिम्नोस्पर्म के रूट्स और फंगस के साथ। एग्जैक्टली ये एक हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की रूट के साथ हमारी फंजाइज रहती है एसोसिएशन में। अच्छा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये होता है ना कि दो पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करता है। एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम पढ़ते हैं, उसका नाम क्या होता है? लिकेंस। लाइकन। लाइकन में कौन कौन रहता है पार्टनरशिप में? फंगी और एल्गी। एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या करता है? एल्गी ऑटोट्रॉपिक है तो फूड बना के फंजाई को देता है, और फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है तो सारा न्यूट्रिशन एल्गी को देता है, तो दोनों ने आपस में ऐसे पार्टनरशिप किया हुआ है। ऐसी माइक्रोराइजम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड वाला, बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर्स के जैसे हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के बैक्टीरिया आपको याद रखना है, ऐसे टेबल बना के लिख लेना। पहले बैक्टीरिया आपको याद रखना है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो किसी ना किसी चीज के साथ सिम्बायोसिस करके रहेंगे, मतलब एक पार्टनरशिप में रहेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो फ्रीली रहेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर आपको एग्जांपल लिखना है राइजोबियम, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, राइजोबियम किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का बायो फर्टिलाइजर है? तो राइजोबियम सिम्बायोटिक टाइप का बायो फर्टिलाइजर है। और फ्री लिविंग में आप लोगों को लिखना है एजोस्पाइरुलम एंड एजोबैक्टर। दोनों का काम क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होगा। क्लियर? बैक्टीरिया 2 टाइप के, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में एग्जांपल राइजोबियम,
फ्री लिविंग में एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर। और आपका सिम्बायोटिक में एक और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, फ्रैंकिया। क्लियर ये पॉइंट, सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फंजाई को हम मतलब फंजाई में वही आपका माइकोराइजा इन्होंने बताया हुआ है। और माइकोराइजा में कौन सी फंजाई रहती है आपका, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। माइकोराइजा में रहती है आपकी ग्लोमस फंजाई। इसका काम क्या है, मैंने आपका यहीं पे लिख दिया था, फॉस्फोरस की अमाउंट को बढ़ाएंगे सॉइल के अंदर। इसके अलावा आपकी वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेंगे, आपके रूट्स के साथ रहेंगे। तो आप जिस भी प्लांट के साथ ही प्रेजेंट है माइकोराइजा, तो उस प्लांट की रूट्स पे कोई पैथोजन को नहीं लगने देंगे। आपके प्लांट को सैलिनिटी और ड्रॉट से भी रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी हेल्प करेंगे। माइकोराइजा इस वे में आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फॉस्फोरस तो एब्जॉर्ब कराएंगे ही, इसके साथ साथ ये सारे काम भी करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर्स के जैसे कैसे यूज किया जा सकता है। अब ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में आता है नोस्टोक, एनाबिना, ऑस्किलोटेरिया एंड स्पाइरुलिना। 4 एग्जाम्पल्स याद रख लेना, सफिशिएंट है। काम इनका वही है, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है, आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। क्लियर। एडवांटेजेस क्या है बायो फर्टिलाइजर्स की, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। क्लियर। 3 टाइप के माइकोराइजा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है मेनली आपका, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब क्वेश्चन आप लोगों को देखो ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आप लिखोगे बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर्स आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे। किस वे में बढ़ा सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर में सबसे पहले आप बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, माइकोराइजा का यूज कर सकते हैं, और ये आपके मैन्योर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, अब जरा टेबल फिल करना, टाइप्स ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया, इसका नाम बताना है, और क्लोज्ड बस्टर एंजाइम की तरह काम करता है। जल्दी से बताओ ए बी सी डी क्या होगा, चैट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए मेरे को। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर फिनिश बच्चों, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई गेस कोई टॉपिक तो नहीं रहा ना हमारा इसका भी। बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ऑल डन। चलो अभी जरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ए बी सी डी क्या होता है इसमें बताओ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी गुड। बी बताओ एस्परजिलस नाइगर, क्या है एक टाइप ऑफ माइक्रोब में बताना है। स्ट्रेप्टोकोकस, आकृति चेक करना बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस ये है क्या। श्रेया स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा माइक्रोब का नाम पूछा हुआ है, अब काइनेज तो एंजाइम है श्रेया सनाया, काइनेज एंजाइम है वो तो उन्होंने लिखा ही हुआ है, क्लोज बस्टर एंजाइम। माइक्रोब का नाम बताना है ए में, और बी में टाइप ऑफ माइक्रोब है, और सी में वो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो है। सी साइक्लोस्पोरिने, वेरी गुड। ए तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होगा, ए स्ट्रेप्टोकोकस है, और बी क्या है एस्परजिलस नाइगर, एक बैक्टीरिया है ना, एस्परजिलस नाइगर तो बैक्टीरिया मैम फंगस है। या फंगस है, या एस्परजिलस नाइगर हमारा फंगस है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है फॉर ऑर्गन साइक्लोस्पोरिन ट्रांसप्लांटेशन। तो सी क्या होगा? Immune suppressive agent. यस, इम्यून सप्रेसिव एजेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक हमारा फंगस है। साइक्लोस्पोरिन ये कैम्पाइल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जिसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं। तो सी होगा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और डी का क्या बता रहे हो आप लोग? ब्यूटायरिक एसिड कौन सिक्रीट करता है? क्लोस्ट्रीडियम बुटाइसिडिन। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम क्या है? एक Bacteria. बैक्टीरिया। तो क्लियर है ये क्वेश्चन ए बी सी डी चारों के चारों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015-17 में आया हुआ है। पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आर गिवन क्लोट बस्टर। मेंशन द क्लोट बस्टर एडमिनिस्टर्ड एंड, मतलब कौन सा क्लोट बस्टर उसको दिया गया और उसका माइक्रोबियल सोर्स क्या था, कहाँ से उसको आइसोलेट किया गया था। फिर नेक्स्ट बी में पूछा है पर्सन recuperating from illness is advised to have curd regularly। उसको रेगुलरली कर्ड खाने के लिए बोला जा रहा है। तो क्यों बोला जा रहा है उसको कर्ड खाने के लिए? इलनेस से वो रिकवर कर रहा है। या बिकॉज ये विटामिन B12 का सोर्स होता है यानी एक टाइप से बैक्टीरिया है और ये क्या करेगा, किसी दूसरे बैक्टीरिया की, डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है आपकी बॉडी के अंदर। मैम ये एज एन एंटीबायोटिक काम कर सकता है। एज एन एंटीबायोटिक काम कर सकता है ये, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके? Yes, ma'am. एक सेकेंड, लेट मी ऐड सम क्वेश्चंस। बच्चों डीपीपी सॉल्व करो इसका या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करोगे? Ma'am, subjective. मैम सब्जेक्ट। एक सेकेंड, फिर मैं सब्जेक्टिव ओपन कर लेती हूँ। चलो पढ़ो जरा क्वेश्चंस। अब यहाँ पे तो रीड करना है सब्जेक्टिव में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द सोर्स ऑफ स्टेटिन एंड स्टेट इट्स एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी। एक स्टेटिन कहाँ से मिलता है हम लोगों को? स्टेटिन क्या काम करता है पहले तो वो देखो, ब्लड की लेवल को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट बोलता है। मोनेस्पस परप्यूरिस से हम लोगों को ये मिलता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन ये आ सकता है, नेम अ माइक्रोब यूज्ड फॉर स्टेटिन प्रोडक्शन। एक ऐसा माइक्रोब बताओ जो स्टेटिन का प्रोडक्शन कराने के लिए यूज किया जाता है। और कैसे स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। अब ये स्टेटिन क्या करता है, उस एंजाइम के ऊपर नेगेटिव फीडबैक डाल के उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। और वो एंजाइम ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगा आपकी बॉडी में। क्लियर? क्वेश्चन 12 नेम अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसका सोर्स भी आपको बताना है और उसको पर्पस भी बताना है, विच इज गिवन टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। अभी अभी रिसेंटली किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब उसको क्या दोगे? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दोगे। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से ऑब्टेन करता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन करता है। और ये क्या करती है? आपके इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम तक सप्रेस करके रखती है। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पर्सन हु हैव अंडरगोन, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया।
व्हाट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक ऐसी एंटीबायोटिक का आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, जो दो मतलब किसी भी टाइप के बैक्टीरिया पे काम कर सकते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, सब पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, जिसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसिन से आइसोलेट किया जाता है। या विच वर्क फॉर एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एवरी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इन ब्रॉड रेंज में भी जो वर्क करता है। हाउ वाज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन को कैसे डिस्कवर किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे किस पे, स्टेफाइलोकोकस पे, और उनके साथ साथ एक उनके पास पंचाई भी था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ही तो ना। फिर उन्होंने उसको क्या अनवॉश छोड़ दिया अपनी पेट्री डिश को, और नेक्स्ट डे आके देखा कि जहां जहां पे हमारा फंजाई था उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। फिर उन्होंने देखा कि जो फंजाई था वो अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट कर रहा था, जिस केमिकल ने बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया। ऐसे ही तो पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। वही देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस वही पूछे हुए हैं मोस्टली हर जगह से, सेम क्वेश्चंस हर जगह से बच्चों। मैम पीडीएफ, पीडीएफ कौन सा बेटा आकृति? हाँ जी, मैं जरूर आपको ये पूरी बुक है एग्जाम आइडिया वाली, आप लोग पढ़ते हो ना जो एग्जाम्स टाइम में, मैंने भी वही डाउनलोड की हुई है, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगी। यस मैम शेयर। बेटा नोट शेयर करना है आचार्य आकृति, या फिर ये वाली बुक शेयर करनी है? बुक तो ऑलरेडी शायद में शेयर कर रखी है आप लोगों को। अच्छा बुक, ठीक है, मैं बुक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आगे क्वेश्चंस तो पढ़ो, एंड डीपीपी मैं आप लोगों को ग्रुप में एक बार भेज दूंगी। डीपीपी भी आप लोग एक काम करना, डीपीपी खुद से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट आएगा मेरे को मैसेज कर लेना। ओके चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। एक सेकेंड को छोड़ता है ना, लॉन्ग वाले देखते हैं या कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हो। ये देखो, अगर बायो उसका बीओडी की डेफिनेशन आ जाएगी तो कैसे लिखोगे? एंड व्हाट डज इट मीन इफ अ वाटर सैंपल हैज मोर बीओडी? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के देखना जरा, लिख पाओगे क्या आंसर? Yes, ma'am. बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितनी आपको ऑक्सीजन की डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन डिमांड है हमारे माइक्रोब्स की। जितनी ज्यादा उनकी ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ही ज्यादा आपकी उसके अंदर वाटर के अंदर बायोकेमिकल कंपाउंड होगा, और जितना ज्यादा बायोकेमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर आपके वाटर में उतना ही ज्यादा आपका वाटर पॉल्यूटेड है। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज चक्रवर्ती बग? चक्रवर्ती बग किसको बोलता है? ये नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने? चक्रवर्ती बग इज अ सुपर बग ऑफ सुडोमोनास विद मल्टीपल प्लाज्मिड। इसके साथ बहुत सारे प्लाज्मिड्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन रिमूविंग। इसको लिख लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बिकॉज बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गंगा एक्शन प्लान 10 टू अचीव, ये तो हम लोगों को बताइए गंगा एक्शन प्लान का। चक्रवर्ती बग लिखो, बट एक बार छोटा सा पॉइंटिंग इसका हेडिंग डाल दो और उसमें डेफिनेशन को एड ऑन कर लो। या मोर बीओडी मोर पॉल्यूटेड, राइट करम? लिख रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। जब हो जाए बता देना, फिर आगे चलता है। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोल ऑफ फ्लॉक्स एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्लॉक्स में और जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक मैंने बताते एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फंगल के जो फिलामेंट्स होते हैं ना उसके साथ एसोसिएट होता है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है।
और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है? सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं या एनारोबिक माइक्रोब्स। पढ़ो जरा आंसर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंदर नीचे वाला पार्ट जो सारे के सारे माइक्रोब्स होते हैं उनको नीचे की साइड में इकट्ठा सेडिमेंट करा लेते थे हम सेटलिंग टैंक में, तो उस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते थे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर या एक्टिवेटेड स्लज बोलते थे, या राइट आकृति। तो लिख सकते हो ना ये भी आंसर। देखो अभी जो मैं आपको बता रही थी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, वही क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 31 में। एक फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बताओ जिसको बायोफर्टिलाइजर की तरह से यूज किया जाता है, एंड व्हाई आर दे सो कॉल्ड, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? फ्री लिविंग में तो था हमारा एजोस्पाइरलम एजोबैक्टर और सिम्बायोटिक में था हमारा राइजोबियम। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे एनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करा के सॉइल की को नाइट्रोजन एनरिच बनाते हैं। सिंपल है ना? ये तो सब इजी क्वेश्चन है। ये आ गए आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये भी आप लोग कर ही लोगे। देखो फिर से वही क्वेश्चन, फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज में डिफरेंस बताना है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सेम ही क्वेश्चन आ रखे हैं ना ज्यादातर। Yes, ma'am. देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, देखो कितने पेपर्स में आया हुआ है। 2015 में आया हुआ है, 17 में आया, 18 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो जरा एक बार। Cow dung and water is mixed and the slurry is fed into the biogas plant for digestion by microbe. The person performing the process share that there is no need to provide inoculum for it. Why? What is the role of microbe at the source and of which condition will they be most active and effective? इनोक्यूलम तो समझते हो ना, कर्ड वाले पार्ट में हम लोग करते थे, जो कर्ड बनाने के लिए मिल्क के अंदर जो 1-2 स्पून कर्ड डाल देते उसको इनोक्यूलम बोलते थे। ऐसे यहाँ पे इनोक्यूलम क्या बोल रहे हैं, जब बायोगैस में हम लोग क्या करा रहे हैं ना, हमारे मिथानोजन का, तो एक्स्ट्रा मैंने बोला था ना कि कुछ तो काउ डंग के अंदर होता है मिथानोजन, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा देता है, तो जो मिथानोजन ऐड करा रहे थे उसको इनोक्यूलम बोल रहा है। तो बोलते कोई जरूरत नहीं होती है वैसे इनोक्यूलम को वहां पे डालने की। तो क्यों नहीं होती है जरूरत? क्योंकि मिथानोजन ऑलरेडी काउ डंग में प्रेजेंट होता है। हाँ बोलो श्रेया। मैं भी यही बोल रही थी। अच्छा अभी बोल रहे थे, ओके, है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आई गेस आप लोग आंसर लिख सकते हो ना इनका भी। Yes, ma'am. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये रहे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो टेबल वाले कराए थे ना मैंने आप लोगों को, वही टेबल वाले हैं। पूरा देखो यहाँ पे पूछ लिया है क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, सेकेंडरी। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना है एग्जाम में, डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन कर देना। ये देखो जरा, microbe play a dual role when used for sewage treatment. They are not only help to retrieve usable water but also generate fuel, क्योंकि वहां से जो आपका CH4 निकल रही थी उसको बायोगैस की तरह भी तो यूज कर सकता है ना, एनारोबिक। पढ़ना जरा इसका आंसर को, हाँ तो कहना, ऊपर वाली लाइन पढ़ो पहले। माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं उनको। फिर ऊपर वाला पढ़ो एक बार, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को। इफ्लेंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको बड़े मतलब पूरा प्रोसेस प्राइमरी और उसका इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्होंने बोला कि डाइजेशन, सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया जो होता है एनारोबिक, जब वो डाइजेशन करा रहे हैं तो उसमें एक मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा मीथेन, H2S और CO2, विच फॉर्म्स द बायोगैस। जिसने बायोगैस बनाया, बायोगैस कौन सा, CH4 को हम मैक्सिमम अमाउंट में बोलते हैं। बस, तो इसका मतलब हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है सिर्फ हमारे वाटर को ही ट्रीट नहीं करता है, इसके साथ साथ हमें एक फ्यूल भी प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है वो एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। यहाँ पे कर सकते हो क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाइस।
ये वाला क्वेश्चन देखो, explain the significant role of the genus Nucleopolyhedrovirus is a ecological sensitive area. एक सेकेंड, जहाँ पे हमारा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का मतलब ये होता है कि जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अगर मैं क्या करूंगी, किसी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करा दूंगी तो उस पर दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो जनरली मैं वहां पे क्या कराऊंगी, कुछ ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट डालूंगी जो एक स्पेसिफिक, जो हार्मफुल है सिर्फ उसी को किल करे, बाकी दूसरे हमारे नॉन हार्मफुल को किल ना करते। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस गुड बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं या एग्जैक्टली मैत्री, जो कंप्लीट इरेडिकेशन ना करा दे। मैम नैरो स्पेक्ट्रम वाले ना? हाँ, नैरो स्पेक्ट्रम वाले इंसेक्टिसाइड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। डन ये क्वेश्चन भी? यस मैम। बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर ही सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बुक शेयर कर दूंगी बच्चों, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सबके सब यहाँ पे 12 और 14 ग्रुप से होंगे ना? बस मैम ग्रुप 16। बेटा ग्रुप 16 में मैं थोड़ी ना पढ़ाती हूँ, उसमें तो मानसी मैम पढ़ाती हैं। यस मैम। तो आपके पास लिंक कहाँ से आया?